गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th हमारा आज थर्ड लेसन है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा, यानी पाठ 2 में हमने क्या पढ़ा। कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, कि कावेरी का जो क्षेत्र था वहाँ पर बड़े बड़े राजा राज्य करते थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना, कि दिल्ली है जो वो 12वीं सदी में ही बना था, इसलिए पहले की सदियों में उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चाहमान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजमेर के क्या थे? चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, कि दिल्ली में बहुत धनवान जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। कौन से सिक्के थे जो दिल्ली में बनाए जाते थे? सिक्के थे देहलीवाल। ठीक है, ये क्या थे? सिक्के थे जो बनाए जाते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? कब हुई? 13वीं सदी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी में। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, फिर जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, कौन कौन से सुल्तानों ने? देहली, कुहना, सीरी और जहांपना। ठीक है, आगे है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य थे भवन निर्माण कला। जब भवन निर्माण करते थे उनकी दीवारों पर कुछ चित्र अंकित कर देते थे या कुछ लिख देते थे, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख एक वचन, त्वारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखे जाते थे। अब इन लाइनों को समझो कि हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मिलती है हमें सिक्कों से, अभिलेखों से और स्थापत्य कला से। स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला। ठीक है, इनसे मिलती है। सिक्कों से, अभिलेखों से, स्थापत्य कला से हमें मिलती है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है इतिहास। महत्वपूर्ण है इतिहास कौन सा? जो इन सुल्तानों के शासनकाल में लिखा जाता था। किस भाषा में लिखा जाता था? फारसी भाषा में लिखा जाता था। और उसमें एक शब्द है तारीख। तारीख तो हम यूज करते हैं एक वचन के लिए, और एक शब्द है तवारीख। तवारीख हम यूज करते हैं जब बहुवचन यूज। ठीक है, और दिल्ली की सल्तनत के इतिहास की भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। ठीक है, तवारीख को यानी बहुवचन में तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। कि जो तवारीख लिखने वाले लेखक होते थे वो बहुत सुशिक्षक, पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं उस टाइम में उसके बारे में तो लिखते थे, साथ के साथ
राजा को बताते थे कि आपको शासन कैसे करना है, ठीक है। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि सबके साथ न्याय हो, किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो, ठीक है। 13वीं सदी का एक इतिहासकार है जिसका नाम है फ़ख-ए-मुदबिर। वो क्या लिखता है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, कि राजा अकेले शासन नहीं कर सकता था, इसके लिए उसे सैनिकों की आवश्यकता थी। सैनिक वेतन के बिना नहीं आ सकते थे। क्यों? अगर सैनिक काम करेंगे तो उन्हें पैसा तो चाहिए अपने घर परिवार को चलाने के लिए, और जो वेतन था वो किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व था। यानी जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, तनख्वाह दी जाती थी, वो क्या था, वो किसानों से राजस्व इकट्ठा करके, यानी उन पर कर लगा कर किया जाता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है। कौन लिखता है ये बातें? लिखता है इतिहासकार फ़ख-ए-मुदबिर, ठीक है। फिर आगे है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। नंबर 1 है, त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में कभी नहीं रहते थे। क्या थे ये जो त्वारिख लिखने वाले लेखक होते थे, ये कहाँ रहते थे? दिल्ली शहर में ही रहते थे, न कि गाँवों में। गाँवों में ये बिल्कुल नहीं रहते थे, ठीक है। नंबर 2 है, अक्सर वे अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारा इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। कि ये जो त्वारिख लिखने वाले लेखक थे, ये इतिहास क्यों लिखते थे? ताकि राजा हमारी बातों से खुश हो जाए, हमें खूब सारा इनाम दे, ठीक है। फिर ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। कि ये सलाह देते थे कि आपको जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है कि यदि किसी का पिता राजा है, भले ही उसका पुत्र बेकार हो, मतलब बिल्कुल योग्य ना हो राजा बनने के, फिर भी उसका जन्मसिद्ध अधिकार था कि राजा उसी को बनाया जाएगा, भले ही वो पागल हो, ठीक है। फिर लिंग भेद, यानी कि सिर्फ स्त्रियां शासन नहीं चला सकती, सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार था कि वो राजा बनेंगे, स्त्रियों को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं थे, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो लोग लिखते थे, इनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है। आगे है, सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, ठीक है। कब बैठी? 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में कौन बैठी? रजिया। रजिया क्या बनी? शासक बनी, ठीक है। और ये पुत्री किसकी थी? रजिया पुत्री थी इल्तुतमिश की। रजिया क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। अब जब इन तवारीख के लेखकों ने बता दिया था कि कोई औरत राज्य नहीं कर सकती, फिर भी रजिया यहाँ पर बैठ गई शासन पर। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उस युग में एक इतिहासकार था मिन्हाज-ए-सिराज। क्या था लेखक का नाम? मिन्हाज-ए-सिराज। उसने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी और राज्य चलाने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के रूप में शासन नहीं चला सकती थी, उसको मान्यता प्राप्त नहीं थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब देखो, इसमें बताया था लेखक ने कि लिंग भेद, यानी स्त्रियां शासन नहीं चला सकती, सिर्फ पुरुष ही शासन चलाएंगे। अब जब रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से योग्य थी किसके? शासन चलाने के, फिर भी उसको क्या किया कि जो उसके सामंत थे उन्होंने राज्य से उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? कारण यही था कि वो एक औरत है, ठीक है। अब है रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार, कि जो लेखक हैं मिन्हाज-ए-सिराज, वो रजिया के बारे में क्या बताते हैं। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था कि जो औरतें हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, पुरुष ही राजा बन सकते हैं, औरतें पुरुषों के अधीन ही रहेंगी। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता कि खुदा ने जो बनाया है रजिया को वो औरत है, मर्द नहीं है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में
उसे आखिर हासिल क्या हुआ। वे रजिया सुल्तान एक औरत है, उसमें इतने गुण है कि राज्यों को बड़े अच्छे ढंग से चला सकती है, परंतु वो मर्द नहीं है, फिर उसमें इतने गुण होने का फ़ायदा ही क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, मतलब रजिया सुल्तान थी, उसी टाइम में एक और रानी थी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया सुल्तान का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। जो रुद्रमा देवी थी वो अपने अभिलेखों पर अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया करती थी। एक महिला और शासक थी कश्मीर की रानी दीदा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला होगा। जाहिर है प्रजा ने उसे प्रिय रानी को यह नाम दिया होगा, कौन सा, दीदा। ठीक है, आगे है दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से था, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन होता है किलेबंदी, बसाव, जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, यानी जो दिल्ली है वो एक छोटे से एरिया से शुरू हुई। कैसे हुई, कि जो दिल्ली है वह गैरिसन, गैरिसन होता है किलेबंदी, बसाव, जहाँ सैनिक रहते थे। छोटे से सैनिक क्षेत्र रूप में शुरू होकर एक साम्राज्य के रूप में बन गई दिल्ली सल्तनत। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिक टुकड़ियाँ जो किले की रक्षा करती थी के निवास के लिए बने राजपूत किलेबंद शहरों से परे शायद कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर, भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। कि जो ये किलेबंदी बनी होती थी सैनिक टुकड़ियों के लिए, ये किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे, इनसे क्या थी, दूर थी। ठीक है, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि व्यापार कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, दिल्ली का संस्थापक कौन था, गियासुद्दीन। किसके काल में हुआ, बलबन के काल में हुआ। इसका विस्तार किया अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारियों को और चरवाहों को वहाँ पर रहने के लिए मना कर दिया गया, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया। कहाँ से, जंगलों से। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर किले गैरिसन शहर बसाए गए। दूर विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। कि जब अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में क्या हुआ कि हमें दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है, इसके लिए उन्होंने सैनिक अभियान शुरू किए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। कि जब उन्होंने शुरुआत की तो वो थोड़े कमज़ोर थे, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। कि इन्होंने युद्ध कर करके एक विशाल क्षेत्र की स्थापना कर ली थी। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण
किस सीमा तक था और कितना प्रभावी था, ये जानना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे करेंगे। ठीक है।